ओके ना, क्योंकि हमने पॉलिनॉमियल का बेसिक अच्छे से समझ लिया है, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 2, पॉलिनॉमियल। व्हाट इज पॉलिनॉमियल? पॉलिनॉमियल एक ऐसी एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल में, जो कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस होती है: ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस, अगेन मैं अपनी तरफ से इसमें माइनस इंट्रोड्यूस कर रही हूं, प्लस माइनस a n minus 1 x to the power n minus 1 plus minus a n minus 2 x to the power n minus 2, so on till a0 x to the power 0, where n is the degree of the expression. डिग्री से हम पिछले पार्ट्स में हम डिग्री को समझ ही गए हैं। व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर। तो कोई भी पॉलिनॉमियल किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगता है सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल पहले। एग्जाम्पल, डिग्री 1 है x प्लस 3, मैं इसे 3 प्लस एक्स नहीं लिख सकती। ये मेरी स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन पे सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर मुझे पॉलिनॉमियल लिखना है तो मैं वेरिएबल को पहले पुट करूंगी और x टू द पावर 0 को बाद में। सिमिलरली, अगर कोई डिग्री 2 का पॉलिनॉमियल है तो एक्स स्क्वायर प्लस उससे जो छोटे वाली डिग्री होगी वो, एंड देन लास्ट में कांस्टेंट। ऐसे ही अगर डिग्री 3 का है तो सबसे पहले डिग्री 3, 3x टू द पावर 3, फिर उसके बाद 3x प्लस 4। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनॉमियल को लिखने की, और ये उसकी जनरल एक्सप्रेशन। अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 2 का एक पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को पढ़ेंगे। वैसे तो मैथ्स में क्वाड का मतलब 4 होता है, 4 साइड वाले फिगर्स को, जिन्हें आप क्वाड्रिलेटरल से जानते हैं। लेकिन जब क्वाड से एक वर्ड बनता है क्वाड्रेटिक, इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब होता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इसका रिलेशन स्क्वायर ऑफ अ नंबर से है। इसी वजह से डिग्री 2 वाले पॉलिनॉमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक वाइस वर्सा, डिग्री टू क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं सबसे पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म, दूसरा इसका नाम है जनरल इक्वेशन। इसकी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म जो एनसीईआरटी में आपको देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें एक हल्का सा एडिशन मैं अपनी तरफ से करती हूँ, वो ये कि मैं इसे कहती हूँ ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस माइनस c। क्यों कहती हूँ वो मैं अभी आगे बताऊंगी। पहले a क्या है? a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर टर्म के साथ जो भी नंबर लिखा होगा मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में, वो नंबर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है। व्हाट इज बी? बी वो नंबर जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। व्हाट इज सी? सी इज द कांस्टेंट, एक ऐसा नंबर जो अकेले लिखा हुआ है, जिसके साथ कोई वेरिएबल अटैच नहीं है। ये है एबीसी। एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो व्हाट इज ए? ए इज द नंबर अटैच्ड इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विद एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर ढूंढना है। ये रहा एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर लिखा होता तो बहुत आसान होता वो आइडेंटिफाई करना, लेकिन यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? 1। तो ए क्या हो गया? 1। सिमिलरली बी क्या है? अगर इस जनरल इक्वेशन के हिसाब से मैं आपसे कहती बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो आप देखते एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है 5। यहाँ पे शायद क्या ज्यादातर बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, वो बी की जगह 5 वैल्यू रख देते।
लेकिन 5 वैल्यू गलत है, बी की वैल्यू है -5। इसीलिए मैं यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों को बताती हूं कि प्लस माइनस दोनों देखकर चलो। प्लस है तो कोई टेंशन नहीं है, आप खाली 5 भी लिख सकते थे, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस इग्नोर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इग्नोर नहीं होने चाहिए। यहां पर बी की वैल्यू है -5। सिमिलरली सी क्या है आपका? सी है 6। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। 2x² + 3x -4। अब यहां पर a क्या है? x² के साथ वाला नंबर, दैट इज 2। b क्या है? प्लस का 3। आप प्लस इग्नोर कर सकते हैं, प्लस लिखे बिना छोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना माइनस लिखे बिना नहीं छोड़ सकते। जैसे कि c की वैल्यू 4 नहीं है, -4 है। आई होप कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जनरल फॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो x² का कॉफिशिएंट है ये 0 नहीं हो सकता। ये 0 क्यों नहीं हो सकता? अगर मैंने बाय चांस इसे 0x² + bx + c कर भी दिया तो 0 मल्टीप्लाइज विद एनीथिंग बिकम्स 0। और अब ये जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक की थी वो क्या बच गई? bx + 6c। क्या ये bx + c एक क्वाड्रेटिक है? क्या इसकी हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल 2 है? नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट इज x, और उसकी भी पावर क्या है? 1। तो ये किस में बदल गई? लीनियर में। तो अगर ये लीनियर में बदल गई तो क्या ये क्वाड्रेटिक रहेगी? नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, हमें ये ध्यान भी रखना जरूरी है। तो क्या कोई और वैल्यू 0 हो सकती है? हाँ, हो सकती है। b कैन बी 0। ध्यान रखना, कैन बी, जरूरी नहीं है हर बार बी 0 मिले। सी ऑल्सो कैन बी। इससे इक्वेशंस क्या बनेंगी? इन केस अगर b इक्वल्स टू 0 है तो मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी ax² + c इक्वल्स टू 0, जिसे आपने क्लास 9th में स्टैंडर्ड फॉर्म में चैप्टर नंबर 4 में ही जब लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो वहां पर लिखना भी सीखा होगा। मैं इस इक्वेशन को कैसे लिख सकती हूँ? ax² + 0.x + c इक्वल्स टू 0। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकती हूं। सिमिलरली अगर c 0 है तो वहां पर इक्वेशन क्या बनेगी? ax² + bx इक्वल्स टू 0। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ax² + bx + 0 इक्वल्स टू 0। क्या दोनों वैल्यू 0 हो सकती हैं किसी एक इक्वेशन में? मतलब सिर्फ सिंगल वैल्यू अवेलेबल हो ax²? हाँ जी, इसमें अभी भी ये क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि अभी भी इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। और इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी लिख सकती हूँ 0.x + 0 इक्वल्स टू 0। तो अगर मिडल वैल्यू मिसिंग है तो भी वो क्वाड्रेटिक हो सकती है। अगर तो इस बात से हमें क्या समझ में आता है कि अगर कोई एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है उसमें मिडल टर्म मिसिंग हो तो भी वो क्वाड्रेटिक हो गई, उसमें लास्ट टर्म मिसिंग हो तो भी वो क्वाड्रेटिक हो गई, और अगर उसमें दोनों टर्म मिसिंग हो, सिर्फ एक टर्म हो जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, तो भी वो क्वाड्रेटिक होगी। ऐसे तीनों केसेस में वो क्वाड्रेटिक होगी। लेकिन क्या 0 नहीं हो सकता? फर्स्ट टर्म का कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इट मींस कि क्या 0 नहीं हो सकता? किसी भी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन में अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो उसका कॉफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। बाकी कुछ भी 0 हो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस बात से एक और चीज समझ में आती है कि जरूरी नहीं अगर जनरल एक्सप्रेशन में आपको 3 टर्म्स गिवन है ax² + bx + c, जरूरी नहीं कि हर बार ये 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल ही बनेगा, ट्राइनोमियल ही बने, जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा है कि अगर उसमें मिडल टर्म मिसिंग है तो भी वो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। अगर उसमें लास्ट टर्म मिसिंग है, मीन्स दोनों टर्म मिसिंग है और सिर्फ एक टर्म प्रेजेंट है,
ax² तो भी एक क्वाड्रेटिक है। इट मींस कि जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल ट्राइनोमियल ही हो, 3 टर्म वाला ही हो, 2 टर्म वाला बायनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, और मोनोमियल भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है, अगर फर्स्ट टर्म में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 और उसका कोफिशिएंट 0 नहीं है। कंडीशन इंपॉर्टेंट है दैट a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको टर्म्स नहीं देखनी, आपको किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स नहीं देखनी है, आपको क्या देखनी है? उसकी डिग्री। और किसी भी एक्सप्रेशन की डिग्री देखने के लिए आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना पड़ेगा, जो मैं पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन में आपको बता चुकी हूं कि हमेशा हाईएस्ट पावर पहले, फिर लोवेस्ट पावर एंड इन द लास्ट कांस्टेंट। तो आपको क्या देखना है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जस्टिफाई करने के लिए कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। 7 + 3x - x²। अगर आप इस एग्जाम्पल को रिलेट करना चाहें तो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट एक इसी तरीके की एक्सप्रेशन है, और बिना उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करे बच्चे उसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि मैम मिडिल टर्म स्प्लिट तो हो ही नहीं रही इसकी। तो ये क्या चीज है? तो यहां पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए देखना पड़ेगा कि पहले आपको अपनी जनरल इक्वेशन जनरल फॉर्म में लगाना जरूरी है। जनरल फॉर्म क्या है कि हाईएस्ट पावर जो है वो पहले आएगी, वो वाली टर्म पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे लोवेस्ट टर्म, और लास्ट में आपका कांस्टेंट आएगा। और आप इसे थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म के साथ हम नेगेटिव नंबर नहीं रखते, तो मैं इसे और करके भी ये लिख सकती हूं, x² - 3x - 7। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लगाना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कल हमने किया था वो था जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस का और डिग्री का आपस में एक रिश्ता है। जितनी भी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उस पॉलिनोमियल के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरो भी 1 होंगे। ऐसे ही अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी 2 होंगे। ऐसे ही कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी 3 होंगे। अब बात करते हैं इन जीरोस की। ये जीरोस जब मैं पॉलिनोमियल के रेफरेंस में बात करती हूं, तब वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना दे। हम यही सीख रहे हैं कि हम वेरिएबल की ऐसी कोई वैल्यू पुट करेंगे जिससे पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होने के बाद 0 बन जाएगा। जिस भी नंबर पर ये 0 बन जाएगा वो वैल्यू हम जीरोस कह देंगे। जब इन्हीं जीरोस को मैं क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बात करती हूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में कितनी नंबर ऑफ जीरो आएंगी? 2, क्यूबिक में कितनी आएंगी? 3। इससे आगे भी पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी वो हमारे जरूरत के नहीं है, इसलिए अभी हम सिर्फ इनकी बात करेंगे। तो एक बार फिर से बताती हूँ कि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। क्यूबिक की डिग्री 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। जब मैं नंबर ऑफ जीरोस को क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के रेफरेंस में बात करती हूं, तब इनका दूसरा नाम होता है रूट्स। तो उसे कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हमें ये पता चल गया कि जीरोस का ही दूसरा नाम रूट्स है, जब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में या क्यूबिक पॉलिनोमियल में आएंगी। अब जीरोस क्या थी? जीरोस थी वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही थी और 0 बना रही थी। तो ऐसी ही रूट्स भी वही है। रूट्स क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी नंबर ऑफ जीरोस थी? 2, तो रूट्स भी कितने होंगे? 2। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी नंबर ऑफ जीरोस है? 3, तो उसके रूट्स भी कितने होंगे? 3। ये 2 और 3 क्या होंगी? मतलब वेरिएबल की 2 वैल्यूज होंगी जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अलग अलग पुट करने पर दोनों बार पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0।
ऐसे ही अगर पॉलिनॉमियल क्यूबिक है तो इस वेरिएबल x की 3 वैल्यू होंगी, जो पुट करने पर 1/1 तीनों वैल्यूज पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आएगी? 0। वो इस क्वाड्रेटिक की या इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल की रूट्स या फिर जीरोस कहलाएंगे। अब चलते हैं आगे। तो अब तक हम जो पॉलिनॉमियल की बात कर रहे थे वो ओवरऑल कर रहे थे। अब एक पॉलिनॉमियल को पकड़ते हैं और आगे चलते हैं। अब यहां से हम सिर्फ एक पॉलिनॉमियल को स्टडी करेंगे क्योंकि वही हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है, और वो पॉलिनॉमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल एक्सप्रेशन मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूं, तो अब एक बार फिर से लिखते हैं वो जनरल एक्सप्रेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन या जनरल फॉर्म क्या थी? ax² प्लस माइनस, याद है ना, माइनस मैं बता रही हूं, इक्वेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये मेरी तरफ से माइनस है ताकि नेगेटिव वैल्यूज इग्नोर ना हो। सो ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल्स टू 0। अब यहां पर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस भी इसके 2 होंगे और इसके रूट्स भी 2 ही होंगे। इन रूट्स का नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में, एक रूट को कहते हैं अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा। और दूसरे रूट को कहते हैं बीटा। मतलब जब इस जनरल एक्सप्रेशन का फैक्टराइज होकर इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे तो एक निकलेगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये फैक्टराइज हुई है ax² प्लस bx प्लस c। ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज होने के बाद इसके फैक्टर्स आए हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। मतलब इसके 2 रूट्स आए हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और रूट्स का मतलब फिर से मैं समझा रही हूं, रूट्स का मतलब ये है कि जब अल्फा की कोई भी वैल्यू, लेट्स से अल्फा इज 2, तो जब इस 2 को मैं इस जनरल एक्सप्रेशन में पुट करूंगी तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। लेट्स से बीटा इज 3, तो मतलब ये है कि जब इस 3 को इस पॉलिनॉमियल में पुट करूंगी तो उस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 2 वैल्यूज जीरोस भी कहलाएंगी और यही 2 वैल्यूज रूट भी कहलाएंगी। आई होप कि यहां तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं। सो our next topic is graph, means graphical solution of a polynomial। अगर ग्राफिकल सॉल्यूशन से मैं बात करूं तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अब तक हम पॉलिनॉमियल में वैल्यूज पुट कर रहे थे और आंसर निकाल रहे थे। हमने अलग अलग वैल्यूज पुट की और हमें अलग अलग आंसर्स मिल गए। क्या हम इन वैल्यूज को पिक्चर की फॉर्म में देख सकते हैं? यस, उस पिक्चर की फॉर्म में देखने को ही कहते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए हमें एक पॉलिनॉमियल चाहिए। पॉलिनॉमियल, लेट्स से एग्जांपल x² माइनस 5x प्लस का 6। तो मेरे पास एक पॉलिनॉमियल क्या हो गया? x² माइनस का 5x प्लस का 6। तो अब इस पॉलिनॉमियल में मैं क्या करूंगी? x की एक वैल्यू रखूंगी और पॉलिनॉमियल की दूसरी वैल्यू निकालूंगी। सपोज करो x की जगह मैंने रखा 0, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आई? 6। x की जगह मैंने रखा 1, तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू क्या आई? 2। x की जगह मैंने रखा 2, पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई 0। x की जगह मैंने रखा 3, 3 रखने पर भी पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई 0। 4 रखा और वैल्यू आई 2। ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखी और पॉलिनॉमियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाली। अब अगर मुझे इससे कोऑर्डिनेट बनाना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है ना? अगर मुझे इस पे ग्राफ पे प्लॉट करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे, और अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे तो मुझे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए। एक्स की वैल्यू मेरे पास है, एक्स की वैल्यू मैंने रखी है, ये रखी है एक्स की वैल्यू, और ये जो दूसरी निकल कर आई है इसे कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। सो ऑर्डर्ड पेयर अगर मैं बनाती हूं अब यहां से, तो वो क्या बनते हैं? 0,6, फिर बनेगा 1,2, देन यू विल हैव 2,0, देन यू हैव
3,0, देन यू विल हैव 4,2। अब इससे क्या बात पता चली कि x की वैल्यू हमने रखी और जो पॉलिनॉमियल की हमने वैल्यू निकाली है वो किसके इक्वल है? तो पॉलिनॉमियल की वैल्यू किसके इक्वल है? y कोऑर्डिनेट की। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैं हमेशा एक पॉलिनॉमियल को ग्राफिकल फॉर्म में लिखती हूं, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, where y is equals to the value of the polynomial। आई होप कि ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब मैं कुछ x की वैल्यू रखूंगी और y की वैल्यू मुझे मिलेगी। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 3 रखी, y की वैल्यू 9। x की वैल्यू 4 रखी, y की वैल्यू 16। सिर्फ मैं पॉजिटिव रख रही हूं, नेगेटिव रखने पे नहीं आएंगी, नेगेटिव पे भी आएंगी। सपोज करो -2 रखा तो भी 4 है, माइनस का 3 रखा तो भी 9 है, माइनस का 4 रखा तो भी 16 है। अभी अगर इसी रिप्रेजेंटेशन को अब ये सारे पॉइंट्स अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं तो वो कौन सी शेप लेता है ये देखना है। तो जब इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करा, ज्वाइन करा वन बाय वन, तो इन्होंने एक शेप ली। दैट शेप इज नोन एज यू शेप। और ये यू शेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है जिसका नाम है पैराबोला। जैसे लास्ट ईयर आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना होगा। ऐसे लीनियर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, वैसे ही क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला की शेप होती है। और ये जो शेप होती है ये यू शेप्ड होती है। तो जब इन सब पॉइंट्स को मैंने प्लॉट करा और फिर एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए चली गई तो ये एक यू शेप्ड का पैराबोला बनकर हमारे सामने आया। इस यू शेप में हमने तो कुछ ही वैल्यूज पुट करी थी। अगर मैं बात करूं तो हमने पुट करी थी 0, y0 आया था। हमने पुट करी 1 तो वहां पर 1 निकल कर आया। हमने पुट करी -2 तो 4 निकल कर आया था। हमने पुट करी 2 दैट इज 4। हमने पुट करी 3 वो 9 निकल कर आई। हमने अगर -6 पुट करी होती तो वो 36 आता। हमने अगर 7 पुट की होती तो वो 49 आता। अब ऐसे ही क्योंकि कुछ वैल्यूज तो हमने पुट नहीं करी लेकिन बीच में आपको वो सारी वैल्यूज भी दिखाई दे रही हैं, तो ये सारी वैल्यूज जो इस ग्राफ की लाइन पर लाई कर रही हैं, ये सारी वैल्यूज हैं पॉलिनॉमियल की। जब हमने x की जगह x कोऑर्डिनेट की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई y ऑर्डिनेट, दैट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब ये ध्यान रखो कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल है, ये 0 नहीं है। 0 कब होगा किसी भी पॉलिनॉमियल का? वैल्यू में और 0 में क्या फर्क है वो इस ग्राफ में साफ दिखेगा। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल वो है जहां पर पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए। पॉलिनॉमियल मतलब y ऑर्डिनेट 0 आ जाए, वो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। और वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल वो है हम x पुट करते जा रहे हैं और y की वैल्यू आती जा रही है। लेकिन हमें तो 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल ढूंढनी है ग्राफ से। हम तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ना पॉलिनॉमियल का, हमें 0 ढूंढनी है। अब अगर हमें 0 ढूंढनी है ग्राफ की तो हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जहां पर y 0 होगा। अब धीरे धीरे जब मैं नीचे की तरफ आ रही हूं तो मुझे y0 देखना है। कौन से पॉइंट पर y0 आया है? इस पॉइंट पर y0 आ रहा है और इसी पॉइंट पर x भी 0 है। तो इसका मतलब जो 0 आ रहा है, ये जो वैल्यू 0 आई है, दिस वैल्यू इज द 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब इसे स्क्रीन पर समझते हैं। ये इस पॉइंट पर यहां पर जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। इट मींस कि ये y जहां 0 आया है उस वैल्यू को हम 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं, या फिर क्या नाम था? 0 या फिर रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब
मैम आपने तो बताया था कि रूट 2 आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक आ रहा है। ये डिपेंड करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की है। ये क्वाड्रेटिक रूट यहां पर भी 2 है, बस इसमें अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा होता है। ये एक छोटा सा कंसेप्ट थोड़ा सा आगे समझाऊंगी, बट अभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि उसकी जीरोस कितनी होंगी। तो यहां से एक और फैक्ट निकल कर आया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट असर्शन रीजन के लिए। क्या? कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकती हैं। और जब भी एट मोस्ट हम लगाते हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 से कम भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। लेकिन मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ जीरोस हो सकती हैं? वो है 2। मतलब अल्फा बीटा 2 हो सकता है सिर्फ अल्फा हो सकता है सिर्फ बीटा हो सकता है एक भी वैल्यू ना हो, 0 ही हो, कोई आंसर ही ना आए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा होंगी तो 2 होंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन एंड रीजन फ्रॉम द पॉलिनोमियल चैप्टर। अब इसी में आगे चलते हैं, एक पॉलिनोमियल और लेते हैं। चलिए, अब हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। हमने इसका भी पैराबोला बनाया, डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यूज पुट करी। जैसे कि यहां पर हमने x की वैल्यू 2 पुट करी तो हमें y की वैल्यू मिली 0। यहां पर हमने x की वैल्यू 3 पुट करी, y की वैल्यू मिली 0। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहां पर पुट करी, यहां पर पुट करी, ये पॉइंट बने, ये पॉइंट बने, ये पॉइंट बने, और इन सबको ज्वाइन करा तो एक पैराबोला बन गया। अब हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जिस पर y कोऑर्डिनेट 0 हो। और y कोऑर्डिनेट कब 0 होता है? y कोऑर्डिनेट 0 होता है जब सिर्फ x की कोई वैल्यू होती है। तो यहां से हमें एक चीज और पता चलती है कि जो रूट्स हैं वो हमें कौन सी एक्सिस पर मिलेंगे? सिर्फ एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। रूट्स कौन सी एक्सिस पर मिलेंगे? एक्स पर। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही y की वैल्यू 0 होती है। और y 0 होगा मतलब पॉलिनोमियल 0 होगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस वैल्यू पर भी 0 होगी वही आपके रूट्स कहलाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको रूट्स के लिए सिर्फ एक्स एक्सिस ढूंढनी है। एक्स एक्सिस कब ढूंढनी है? जब वेरिएबल एक्स है। अगर वेरिएबल बदल जाए, पी वाई हो जाए, यहां पर अगर पी वाई हो जाए तो तब हमें वाई एक्सिस देखनी है, ये ध्यान रखना। वैसे ये होता नहीं है बट फिर भी मैं बता रही हूं कि अगर वेरिएबल ही बदल जाए तब हमें वाई एक्सिस देखनी है। मोस्टली केसेस में सब जगह आपको एक्स एक्सिस दिखाई देगी। तो इसी से आगे चलते हैं इसी के साथ। तो ऐसी 2 वैल्यूज दिखाई दे रही हैं। देखो वैल्यू तो यहां पर भी दिखाई दे रही है आपको, ये वाली वैल्यू। दिस वैल्यू इज व्हाट? 0,5। लेकिन यहां पर x 0 है, y 0 नहीं है, तो ये रूट नहीं हो सकता। ऐसे ही यहां इस कोऑर्डिनेट पर जो वैल्यूज हैं वो है 6,5। यहां पर x की वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये भी आपका 0 नहीं हो सकता। ये आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के लिए जरूर काम आ सकते हैं, पूरे ग्राफ की वैल्यू, लेकिन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए यूज नहीं हो सकते। तो ऐसी वैल्यूज ढूंढनी है जहां पर y 0 है। y 0 कहां मिलेगा? x एक्सिस पर। कहां पर? अब अगर पैराबोला ने कट ही इन 2 पॉइंट पर करा है तो ये 2 पॉइंट में जो x की वैल्यू आई है, यहां पर x की वैल्यू क्या आई है? 2 वैल्यूज हैं, 2 और 3। तो ये जो 2 और 3 है यही आपके रूट्स हैं, मतलब एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। ये हैं आपके रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके फैक्टर्स होंगे x-2 और x-3। ये फैक्टर्स होंगे इसके, राइट। अब जरा आगे चलते हैं इसी में। इसमें आपको एक पॉइंट और दिखाई दे रहा है, ये वाला कोऑर्डिनेट, जहां पर 2.5 कॉमा -0.25 एक कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट से ग्राफ चेंज होना शुरू हुआ है। अगर मैं ग्राफ की ये वाली इक्वेशन यहां पर आ रही थी तो इस पॉइंट पर ये अपवर्ड जानी शुरू हुई है। दिस पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। इस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, d/4a, वेयर
B is the coefficient of x and A is the coefficient of x square and D is the discriminant। इसमें थोड़ा डिटेलिंग आगे देंगे, अभी के लिए इतना ही है। होपफुली ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब अगर कहा जाए तो आपने दो ग्राफ देखे हैं, दो इक्वेशंस के दो ग्राफ देखे हैं पैराबोला, दोनों में यू शेप देखी है, लेकिन दोनों में यू शेप अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो क्या सिर्फ ग्राफ की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होती है? नहीं, यू की शेप डिपेंड करती है आपके कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। कई बार ये ग्राफ ऊपर की तरफ होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और कई बार ये ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे, ए पर। अगर ए पॉजिटिव तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, और अगर ए नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। मतलब पॉजिटिव स्माइल, पॉजिटिव है तो स्माइल कर रहे होंगे, तो स्माइल मतलब अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब हम थोड़ा सैड हैं, राइट? जब हम सैड हैं, नेगेटिव है, तब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम खुश हैं, पॉजिटिव वाइब के साथ हैं, तब हम स्माइल करेंगे और वो होगी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप कि ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम देखें तो एक कंक्लूजन पे आते हैं। किस कंक्लूजन पर? कि ग्राफ जहां भी एक्स एक्सिस को टच या कट करेगा वही पॉलिनोमियल की जीरोस हैं। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? गोल्डन रूल ये है कि जीरोस जो होते हैं वो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं पॉइंट के, जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, राइट? अब ग्राफ कई तरीके के, एक बार आपने देखा केस वन, जब जीरो अलग अलग आ रहे हैं, अल्फा और बीटा दो वैल्यूज आ रही हैं। एक आपने देखा कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, उस केस पर अल्फा जो होते हैं रिपीटेड होते हैं, अल्फा और बीटा जो होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। जैसे इस ग्राफ में 0,0 आया था, यहां पर वैल्यू एक ही आई थी, बट यहां पर क्या है? अल्फा और बीटा रिपीटेड है, अल्फा बीटा रिपीटेड है। यहां पर भी है तो दो ही जीरोस, लेकिन वो जीरोस कैसी हैं? रिपीटेड है। इससे नेक्स्ट ग्राफ में अलग अलग जीरोस आपको मिली थी, जहां पर टू डिस्टिंक्ट जीरोस प्रेजेंट थी, राइट? यहां पर क्या थी? टू डिस्टिंक्ट जीरोस प्रेजेंट थी, अल्फा और बीटा। अब ग्राफ में, अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, ये केस है नो रियल जीरोस का। हमने कहा जीरोस वो होंगी जो एक्स एक्सिस को कट या टच करेंगे, कट करें या फिर टच करें। लेकिन अगर कभी किसी ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करा, किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करा, तो उस केस में, उस केस में क्योंकि ना इसने टच किया ना इसने कट किया, उस केस में आपकी कोई जीरो नहीं होगी उस पॉलिनोमियल की। उस केस को कहते हैं नो रियल जीरोस। मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी ना, एट मोस्ट टू। तो एट मोस्ट टू मतलब ज्यादा से ज्यादा टू। तो यहां पे तीन केस बन रहे हैं जीरो। कब? जब ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही ना करे, कट ही ना करे। वन, जब ग्राफ एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पर टच करे या कट करे, वहां पर रिपीटेड जीरोस होंगी, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा की कंडीशन बनेगी। और टू, जहां पर हमें दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यू अल्फा और बीटा। ये तीन केसेस का ग्राफ है। ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक छोटा सा समरी, अगर एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच किया है तो दो डिफरेंट जीरोस आएंगी। अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच किया है तो वन रिपीटेड जीरो आएगी। और अगर एक्सिस को टच ही नहीं करा है, मीट ही नहीं करा है, तो कोई भी रियल जीरोस नहीं होंगी। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके आगे अब हम रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड द जनरल इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।